हेलो प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हो आप सब। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस विच इज रेस्पिरेशन। तो भाइयों बहनों, कैसा लगा आपको पहला लेक्चर। आई होप कि अच्छा लगा होगा, अच्छे से आपने पढ़ा होगा, पूरी डिटेलिंग में समझा होगा क्या इंपॉर्टेंट है। आज हम चलते हैं रेस्पिरेशन की तरफ, जो हमारी बॉडी की सेकेंड प्रोसेस है। तो हम पहले जनरली ये जानते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है। ब्रीथिंग इज ओनली इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस। ये पॉइंट याद रखना कि ब्रीथिंग आपका क्या है, इनहेल और एक्सहेल ऑफ गैसेस। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि इनहेल और एक्सहेल ऑफ गैसेस इज, तो वहां पे ऑप्शन आ सकते हैं ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो आपको ढंग से टिक करना है कि इट इज ब्रीथिंग। आप सांस, एक लंबी सांस लीजिए, एक लंबी सांस छोड़िए, यह है आपका ब्रीथिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन। जब आप ये सांस लेते हैं तो आपकी इस सांस के साथ ऑक्सीजन भी आपके अंदर जाती है, और वो ऑक्सीजन क्या करती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब समझते हैं हम ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है। हाँ तो भाइयों, आगे चलते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती कैसे है, काम कैसे करती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, पढ़ा है केमिस्ट्री वालों ने, नहीं पढ़ाया होगा, काम चोर हो। ये देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इस फॉर्मूले का क्या काम है भाई, यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो आपको केमिस्ट्री, हम तो बायो पढ़ने आए हैं। तो भाई देखो क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, जो ग्लूकोज है ये आपका साइटोप्लाज्म में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूवेट में। और पाइरूवेट क्या है, C3। C6 की चेन से C3 की चेन में जब कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं पाइरूवेट। जब ये C6 के फॉर्म में है तो ये है ग्लूकोज। और कहाँ चेंज हो रहा है, याद रखो साइटोप्लाज्म में, क्या बोलते हैं, पाइरूवेट। अब ये पाइरूवेट क्यों लिखा भाई हमने, हम ग्लूकोज को भी डायरेक्ट तोड़ तो सकते हैं, नहीं। यहां देखो, जो ये ग्लूकोज है ये डायरेक्ट नहीं टूट सकता है, इसको हमको पहले स्प्लिट करना पड़ेगा। हमने स्प्लिट किया इसको पाइरूवेट में, क्योंकि हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब पाइरूवेट तीन तरीके से काम करेगा। पहला, आपने ये सुना होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जहां पे आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। व्हेयरएज एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ग्लूकोज की ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ये कहाँ यूज होती है भाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस। आपने कोई कीड़ा देखा होगा जैसे साइनोबैक्टीरिया है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन यूज ही नहीं करता है। ये मिथेनोजोन्सन, तो मिथेनोजोन्सन वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज ही नहीं करते हैं रेस्पिरेशन में, बट वो प्रोसेस तो कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, वो तोड़ तो रहे हैं ग्लूकोज को पर बिना ऑक्सीजन के। उस प्रोसेस को बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम ह्यूमन से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम टाटा बाय बाय। तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम कौन सी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब समझो क्या होता है पाइरूवेट का। ये पाइरूवेट जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ढंग से देखो, ये पाइरूवेट जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल प्लस CO2 बनाता है। इथेनॉल क्या है, वही जो आप सुबह शाम लेते हो ठंडियों में, मजाक कर रहा हूं भाई। और नेक्स्ट क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये पाइरूवेट जो है आपका ATP प्लस CO2 प्लस H2 इसमें कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होगा एरोबिक में, ATP CO2 H2। मोर स्पेसिफिक जाओगे तो 38 ATP बनते हैं आपके, कितने, 38 ATP। नेक्स्ट, कभी आपने देखा कि आप जिम जा रहे हो और जिम में बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके हाथ में क्रैम्प आ गया, मसल्स में क्रैम्प आ गया, लेग की मसल्स में क्रैम्प आ गया, क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन तो कर रहे हो आप, पर क्या वो ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है आपकी बॉडी के लिए। तो वहां पे क्या होता है, ये पाइरूवेट जो है ना, ये पाइरूवेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस ATP में। अब लैक्टिक एसिड बन रहा है तो इसकी दही बनाएंगे और खा जाएंगे, नहीं भाई। ये लैक्टिक एसिड क्या काम करता है
कि आपकी मसल्स को क्रैम्प कर देता है, फिर आपकी मसल्स में बहुत पेन होता है। जब तब आप क्या करते हो कि अपने पाँव को या हाथ को क्या करते हो, गर्म पानी का सेक करते हो, जिससे वो ठीक हो जाता है। तो ये वाला फिगर याद रख लेना, ये फ्लो चार्ट याद रख लेना, ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो फटाफट से। और ये वाली प्रोसेस, अगर आपको ये वाला फ्लो चार्ट याद है ना, रेस्पिरेशन से कुछ भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से कर सकते हो। तो अभी तक देखो हमने क्या समझा कि रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन काम कैसे करती है, दो चीजें समझ ली। अब तीसरी चीज है कि रेस्पिरेशन के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई अपना लंग्स। तो अब समझता हम स्ट्रक्चर ऑफ लंग। ये देखो, ये आपका सुंदर सा चेहरा, इस सुंदर से चेहरे में जो आपकी नाक है, वहां से आपका जाता है नेसल चैम्बर। ये देखिए, दिख रहा है, इमेजिन भी कर सकते हैं आप। ये आपका नेसल चैम्बर, यहां से खाना जा रहा है, ये आपका माउथ, यहां से खाना जा रहा है। एक कॉमन पॉइंट है जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, जहां पे नेसल चैम्बर भी और माउथ भी मिल रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आपको जुकाम लगता है तो आप सांस कैसे लेते हैं? मुंह से। और सांस फिर लंग्स में कैसे जा रही है? मुंह से तो हमारे खाना जाता है ना पेट में, क्योंकि यहाँ पे कॉमन चैम्बर है। ये इसको कहा जाता है आपका फार्नेक्स। जो कॉमन चैम्बर है ना, उसको फार्नेक्स कहा जाता है। अब ये फार्नेक्स से आगे जाता है, आपका एक पार्ट आता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस काम क्या करता है? ग्लॉटिस भाई वो एरिया है जहां पे आपका ये लंग्स और ये पीछे एसोफेगस, ये मैं सोच रहा हूं कि ऐसे दिखता है। ये थोड़ा सा मिनिएचर वर्जन हो जाता है इसका, पर आपको समझाने के लिए इसको बड़ा किया गया। यहाँ पे क्या होता है, ग्लॉटिस एक स्मॉल टंग होती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ऐसे ये क्या करती है, जब आप खाना खाते हैं तो ये इस साइड ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया आपका वो पाइप है जहां से आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो ये है ट्रैकिया। एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब आप खाना खाते हैं तो ये इधर आ जाता है ट्रैकिया के ऊपर, इसको बंद कर देता है कि खाना कहाँ ना जाए, हमारे ट्रैकिया में, लंग्स में ना जाए। और जब आप सांस लेते हैं तो ये इधर आ जाता है, इसोफेगस को बंद कर देता है, और फिर हम कंटिन्यूअसली सांस ले रहे रहते हैं। कभी आपने सुना है कि आपके घर वाले कहते हैं कि खाते वक्त हंसो मत? क्यों? क्योंकि ये एपिग्लॉटिस उस टाइम क्या कर रहा रहता है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा रहता है। जैसे आप खाना यहाँ रखते हैं, ये इधर हो जाता है, खाना यहाँ गया, ये फिर इधर हो जाता है, सांस लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि खाते वक्त हंसो। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जब आप इनका ये ट्रैकिया पे चल जाता है, इसके बाद इसका जो हम डायग्राम देखेंगे उसमें देखेंगे ये ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस होता है। आपको एक साइड में डायग्राम दिख रहा होगा, उसकी मदद से भी समझना कि ये ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया से क्या होगा आपका, यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेजेस है, जो ये रिंग है ना, ये रिंग ऑफ कार्टिलेजेस है। ये क्या काम करेंगी कि इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि पिचक ना जाए या एक्सपेंड ना हो जाए, फिक्स इतना ही है, ठीक है। इसके बाद ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी 1 डिग्री ब्रोंकाई। उसके बाद ये 2nd डिग्री ब्रोंकाई में, इसके बाद 3rd डिग्री ब्रोंकाई में। तो इन शॉर्ट ट्रैकिया के बाद हमारा क्या आता है, ब्रोंकाई। ये बात याद रखिएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आपका जो पार्ट है वो आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल क्या होता है, छोटे से पाइप। सोचिए आपके घर में जो पानी आता है ना, कैसा आता है, एक बड़ा पाइप है, टैंक में है, टैंक से एक बड़े पाइप के थ्रू पानी आता है, वो आपका ट्रैकिया। अब वो पाइप क्या हो रहा है, बीच में 2 जगह पे डिवाइड हो गया कि एक इस एरिया के लिए, एक इस एरिया के लिए, या एक इस कॉलोनी के लिए, एक इस कॉलोनी के लिए। अब जब ये डिवाइड हुआ तो वो क्या हुआ, ब्रोंकाई। अब ऐसी क्या हुआ, 2-3 बार ऐसी हुआ, ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई तक आ गया। अब ये टर्शरी ब्रोंकाई के आगे क्या हुआ कि सपोज एक मोहल्ला है, एक छोटा सा है, मतलब 2-3 घर है, उन 2-3 घर के लिए क्या है, एक पाइप दे दिया जिसको हमने नाम दिया ब्रोंकियोल।
जिसको हमने क्या नाम दिया, ब्रोंकियोल। अब ये ब्रोंकियोल क्या करेगा, उन 2-3 घरों में जाएगा, और ये ब्रोंकियोल लास्ट में कहाँ पे जाएगा, आपके एल्वियोली यानी आपके घर पे आ जाएगा। कितना अच्छा मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का। आप फैसिनेट हो ये इस मैकेनिज्म से कि आपका इतना सा हार्ट जो है आपका, इतना सा जो लंग्स है आपका, ये कितना बड़ा हो सकता है। गैस, एनी गेसेस, कमेंट करो। आपको पता है आपका जो लंग है, अगर उसमें एल्वियोली को खोला जाए, जितनी भी एल्वियोली है, तो एक टेनिस फील्ड के बराबर होगा। अब लगाओ कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमारे इतनी सी छोटी सी जगह में कैसे कॉम्पैक्ट। इसका मैकेनिज्म देखो, फिर से एक बार दोबारा बता रहा हूं यहां पे। भाई देखो कि ये क्या है, हमने ये बता दिया कि ये ऐसा डायग्राम, पर तुम्हारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा। आप ये सोचिए कि पेपर में टाइम की बहुत कमी है, क्योंकि तुमको खाली बायोलॉजी अटेम्प्ट नहीं करनी है, वहां पे आपको क्या अटेम्प्ट करना है, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों अटेम्प्ट करने हैं एक फिक्स टाइम पे। और बायो के लिए आप मेरी बात मानिए तो खाली 45 मिनट रखिए, और उस 45 मिनट में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है बायोलॉजी का पोर्शन, क्योंकि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री टाइम लेने वाला है, गारंटी है। तो हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि कैसे हम फ्लो चार्ट की मदद से इसको समझे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आपकी जो ईयर है वो कहाँ जाती है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स में, एंड ब्रोंकियोल्स के आफ्टर एल्वियोली। इस पार्ट में आपकी जो है गैस जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक फाइन हेयर्स होते हैं। फाइन हेयर्स क्यों होते हैं भाई, कोई बता सकता है? सोचिए, लगाइए दिमाग। फाइन हेयर्स जो होते हैं आपके, जो डस्ट जो आती है आपकी एयर के साथ, उसको ट्रैप कर देते हैं, या कोई बैक्टीरिया आ रहा है उसको भी ट्रैप कर देते हैं वो फाइन हेयर्स। और क्या होता है कि जो स्मोकिंग करते हैं ना, आप लोग नहीं, पर जो स्मोकिंग करते हैं जो लोग, वो क्या कर देते हैं, स्मोकिंग के कारण अपने जो वो हेयर्स हैं आपके नेसल ट्रैक्ट में जितने भी हेयर्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो डिस्ट्रॉय डस्ट अंदर, कोई बैक्टीरिया वो डायरेक्ट लंग्स में वो अफेक्ट हो जाता है। इसलिए ही स्मोकिंग ना की जाए, आपसे रिक्वेस्ट है। और आपकी जो बुक में था एक येलो बॉक्स में कि जो एल्वियोली को अगर खोल के दिखाया जाए तो एक टेनिस के बराबर होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आराम से पढ़िए, मस्त होके पढ़िए। तो चलो भाई लोग, अब तुमने लंग्स का स्ट्रक्चर देख लिया है, अब थोड़ा एक्सक्रीशन भी देख लो। अपने दिमाग से मैल हटाओ भाई, मैल हटाओ। एक्सक्रीशन है क्या, रिमूवल ऑफ वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। क्या कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अपने शरीर से हटाना। तो सबसे ज्यादा जरूरत आप ही का है, ज्यादा दिन भर ऐसे फालतू के ख्यालों में खोए रहते हैं ना, उसको हटाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में कहाँ होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सपोज जो आप हैं, आप अपने घर में खाली कूड़ा कर रहे हैं, उसको फेंक ही नहीं रहे, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो रहने लायक ही नहीं बचेगा। ऐसी हमारी बॉडी भी तो है कि अगर हमारी बॉडी में सारा कूड़ा एक साथ जमा हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी प्रॉपर। तो इसलिए हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन की प्रोसेस जरूरी है। एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हमारा एक बहुत फेमस स्ट्रक्चर आता है, आईफोन वालों को तो शायद पता भी हो कि उन्होंने आईफोन कैसे खरीदा है, किडनी बेच के। तो उस किडनी की बात यहाँ पे हो रही है। ये देखो आपका क्या स्ट्रक्चर है एक्सक्रीशन के लिए, अ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट यूरेथ्रा। समझते हैं आप इनको थोड़ा ढंग से। किडनी क्या करती है, आपका जो भी आपका ब्लड है ना उसको फिल्टर आउट करती है, उससे जितनी भी गंदगी है उसको हटाती है। जैसे बचपन में मम्मी क्या करती थी, हम शरारत करते थे, हमें 2 लगाती थी, हम सुधर जाते थे। वैसे किडनी भी क्या करती है कि जो भी बैड मटेरियल्स रहते हैं हमारी बॉडी में उसको 2 लगाती है, बाहर निकालती है और हमें सुधारती है, हमारे ब्लड को सुधारती है। नेक्स्ट यूरेटर। यूरेटर क्या है, वो पाइप है जहां से जितना भी गंदगी है ना किडनी की, वो यहां से नीचे आ जाती है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है,
यूरिनरी ब्लैडर वही स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का जहाँ पे क्या होता है, जितनी भी गंदगी होती है ये सारी यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है इस स्ट्रक्चर में। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद हमको वॉशरूम लगती है, हम वॉशरूम चल जाते हैं। किसके कारण होता है? यूरिनरी ब्लैडर के कारण। नहीं तो सोचिए दिन भर किडनी फिल्टर कर रहे हैं, हम दिन भर बाथरूम में बैठे हुए नहीं कर सकते ना वैसा। इसलिए हमारी बॉडी ने एक अडॉप्ट किया एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। एंड व्हाट इज द लास्ट यूरेथ्रा? कि यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है जहाँ से ये खुलता है और हम क्या करते हैं, जो यूरिन है उसको पास आउट करते हैं, वो हमारा यूरेथ्रा। हमारी बॉडी में और अलग अलग मैकेनिज्म है, जैसे हमारे बॉडी में अमोनिया को हम कैसे रिमूव करते हैं एज अ स्टूल। CO2 हमारी बॉडी के क्या है, कुछ काम की नहीं है, उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ब्रेक डाउन करके लंग्स से बाहर फेंक देता है। वैसे ही इसमें क्या करते हैं हम, जो भी ब्लड में इम्प्योरिटीज हैं उन सबको बाहर निकालते हैं। अब समझते हैं किडनी का एक स्पेशल सेल। आई थिंक न्यूरॉन आपने क्लास 9th में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाएंगे बहुत प्यारे तरीके से। फिलहाल अभी किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है ना, कि किडनी के एक सेल को क्या बोलते हैं, तो किडनी के एक सेल को बोलते हैं भाई साहब नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। अभी नई वाला क्या आ गई भाई, नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन क्या एक सेल है जो क्या काम करता है, आपके जो वेस्ट मटेरियल है ना आपके बॉडी का, इसको क्लियर आउट करता है। और किडनी में ऐसे मिलियंस होते हैं, मिलियंस। तो एक स्ट्रक्चर को हम समझते हैं क्या काम करता है। तो भाई ये सबसे पहले देखो, ये कप शेप का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे? बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल क्या काम करता है, जो हमारी बॉडी में आर्टरीज आती है ना, आर्टरीज, जो किडनी में जो आर्टरीज आएंगी, यहाँ पर रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर में, देखना एनसीईआरटी खोलना अपनी, या एसचान जो भी आपके पास है वो स्ट्रक्चर खोलना, वहां पे आपको दिखेगा क्या कि एक रेड और ब्लू कलर का क्या जा रहा है, किडनी के अंदर एक पाइप जा रहा है, वो है रेनल आर्टरी और रेनल वेन। उसमें से एक छोटी आर्टरी कटती है, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। याद रखने की जरूरत नहीं है, पर उसका नाम है एफरेंट आर्टरी। ये आर्टरी यहाँ आई और ये क्या करेगी कि यहाँ पे सारा ब्लड छोड़ देगी कि जा भाई, और वो ब्लड क्या होगा, यहाँ से फिल्टर आउट होगा और इसमें आ जाएगा, इसमें बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल में आया, इसके नेक्स्ट ये कहाँ जाएगा, ये ऐसे जो ऊपर नीचे रास्ते है ना, इसमें जाएगा। और इस ऊपर नीचे रास्ते में जाते वक्त क्या होगा, ये यहाँ रीअब्सॉर्ब होगा। अभी बताऊंगा रीअब्सॉर्प्शन क्यों जरूरी है। यहाँ से ये क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होगा। रीअब्सॉर्ब हुआ, उसके आगे फिर यहाँ नीचे गया, और यहाँ नीचे इसको क्या नाम है, हेनलीज लूप। इस हेनलीज लूप में जैसे ही ये जाएगा, इसके बाद ये फिर यहाँ ऊपर चढ़ेगा, और जैसे ही इस चढ़ाई पे पहुंचेगा, इसका नाम आ जाता है डीसीटी। यार पीसीटी एंड डीसीटी, व्हाट डू यू मीन बाय पीसीटी एंड डीसीटी? पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और डीसीटी इज डिस्टिलेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इतना याद रखने की जरूरत नहीं। अगर तुम पीसीटी डीसीटी भी लिख के आ जाओगे ना मेरे भाई, तो तुम्हें मार्क्स देगा, 100% देगा। ये स्ट्रक्चर 110% याद करके जाना, रट के जाना, समझ के जाना। देखो क्या हो रहा है, बोमेन्स कैप्सूल, आफ्टर बोमेन्स कैप्सूल पीसीटी, पीसीटी में सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होता है। फिर देन हेनलीज लूप, हेनलीज लूप में आए, फिर डीसीटी, डीसीटी। डीसीटी में क्या होगा आपका, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, मतलब किसी कंडीशन में जब इंपॉर्टेंस है तब जाके यहाँ रीअब्सॉर्प्शन होगा, वरना यहाँ नहीं होगा। कहाँ होगा, पीसीटी में होगा। डीसीटी के आफ्टर ये कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। और इस कलेक्टिंग डक्ट में जैसे ही ये जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगी, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलेंगी और ये क्या बनाएंगी, लास्ट में ले जाएंगी आपके यूरेटर पे, और यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा से आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बताते हैं आपको क्या होता है। हाँ तो भाई क्या फ्लो चार्ट, ये देखो फ्लो चार्ट। बहुत मेहनत लग रही है यार तुम्हारे लिए, तुम भी थोड़ी मेहनत करो अपने बोर्ड्स के लिए, बहुत सिंसियरली प्रिपेयर करो। चलो आप फ्लो चार्ट देखो,
पहला आपका बोमेन्स कैप्सूल, ढंग से देखो स्ट्रक्चर, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के बाद क्या आएगा पीसीटी में, पीसीटी। पीसीटी क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर क्या आएगा, हेनलीज लूप, ये ठीक है। इसके नेक्स्ट आपका क्या आता है, डीसीटी। डीसीटी क्या है, मैं बोल रहा हूं कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन है भाई, क्या है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। एंड लास्ट इज आपका कलेक्टिंग डक्ट। देखो सपोज आप समझो कि आप किसी क्या बोलते हैं भैया उसको, बोलो। समझो कि आप क्या कर रहे हो, स्विमिंग पूल में जा रखे हो, वहां एक फिसल पट्टी है, स्लाइड है, यहाँ पे स्टार्टिंग है स्लाइड की, ये देखो क्या है, आर्टरी है, यहाँ पे स्टार्टिंग है स्लाइड की, क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा थी यहाँ पे। इस भीड़ में से आप गए चंट जैसे हुई, ऐसी चंट आदमी की तरह आप क्या कर गए, यहाँ से अंदर घुस गए, किसमें, स्लाइड के अंदर घुस गए। पहला जगह कौन सी मिली आपको, बोमेन्स कैप्सूल। स्लाइड में गए तो स्लाइड क्या भी, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, तो जो पहला टर्न आ रहे थे उसको आपने नाम क्या दिया, क्या दिया, पीसीटी। नेक्स्ट उसके बाद एकदम से स्लाइड क्या हुई, ऊपर चढ़ के एकदम से डाउन हो गई और आप नीचे चले गए, आपको डर लगा कि क्या हुआ ये, उस जगह का नाम क्या है, हेनलीज लूप। और फिर क्या हुआ, फिर आप फिर से ऊपर आ गए, और जैसे ही आप ऊपर आए फिर आप फिर टेढ़े मेढ़े, उस टेढ़े मेढ़े में क्या था, डीसीटी। जैसे आप डीसीटी में गए उसके बाद क्या हुआ, आप एक बड़े से पाइप में आ गए, एक बड़ी सी स्लाइड में आ गए, जो आपके साथ क्या थे, और लोग भी थे, आप इस फिसल पट्टी से जा रहे थे, इसका नाम क्या कह दिया, कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट लास्ट में क्या कर रहा था, यूरेटर को ज्वाइन कर रहा था, और यूरेटर कहाँ जा रहा था, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, आपका स्विमिंग पूल। कितना अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, तो इसलिए समझो।